नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक घर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप फ्यूचर हाउस ओनर हैं, आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी महीनों की रिसर्च बचाएगा और इस 20 मिनट में आपको पूरा पता चलेगा कि घर कैसे बनता है और आपको इस वीडियो को देखने से बहुत लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक एक स्टेप पे आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आपको रेडी रखनी चाहिए, जिससे कि आपका और ठेकेदार का एक तालमेल बना रहे और किसी भी स्टेज में आपको प्रॉब्लम ना आए, टाइम बर्बाद ना हो। तो आपने एक सही जगह पे प्लॉट ले लिया है और इतने पैसे जोड़ दिए हैं कि एक या दो मंजिला घर बना सके। तो सबसे पहले उसमें एक सही दिन देख के उसमें दिन लगाते हैं। तो आप एक पंडित जी से दिखवा के एक दिन लगवा दें। काम कभी भी आप शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने नक्शा बनवाना है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। कुछ लोग केवल नक्शा बना के देते हैं जो कि 5 या 10 हज़ार में आप बनवा सकते हैं, और कुछ लोग पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग होती है, इंजीनियर की साइट विजिट होती है, और इसमें आपका 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी देख सकते हैं, लेकिन आप एक बेसिक नक्शा जरूर बनवाएं और नक्शा इस हिसाब से बनवाएं कि अगर भविष्य में आपको 3 या 4 मंजिल चढ़ाना हो तो उसका स्कोप हो। कॉलम का साइज अच्छा रखें और हो सके तो ग्राउंड फ्लोर पे एक ओपन स्पेस हो। नक्शा आपने बनवा लिया है, अब आपने ठेकेदार से बात कर ली है कि इतने तारीख से आप काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये काम जरूर करना है कि बिजली और पानी का कनेक्शन ले लें। बिजली तो चाहिए, आप जानते हैं, लेकिन पानी का कनेक्शन भी जरूरी है जल्दी, क्योंकि आपको फिर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ेगा बार बार और वो बहुत महंगा पड़ेगा। और अब लेआउट मार्किंग होती है, तो ठेकेदार आते हैं और नक्शे के हिसाब से मार्किंग करते हैं कि कहाँ पे कॉलम के लिए गड्ढे बनेंगे। गड्ढे का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बाय 4 लंबाई चौड़ाई में तो होता ही है, लेकिन गहराई कितनी होगी ये मिट्टी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप एक इंजीनियर या एक अच्छे अनुभवी ठेकेदार की सलाह जरूर लें। इस पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, तो यहाँ पे 5 फीट की गहराई काफी थी। अब इसके बाद फाउंडेशन बनाने के लिए मटेरियल आएगा, रोड़ी, रेत, सीमेंट, सरिया। अगर आपने लेबर रेट पे दिया है तो ये आपको खुद अरेंज करना होगा, तो आप 2-4 दुकानों में रेट पता करके सही जगह से आप सामान मंगवा दें। अगर आपके आसपास कोई प्लॉट खाली है तो आप प्लॉट वाले से रिक्वेस्ट करके मटेरियल उसमें डलवा सकते हैं। इससे आप एक साथ पूरा डंपर मंगा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी ट्रॉली मंगाने से महंगा पड़ता है मटेरियल। और अब कॉलम के लिए सरिया बनेंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉलम का साइज अच्छा रखना, इसमें 16 mm की भी सरिया यूज करना। और अब यहाँ पे वो स्टेज आती है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहीं पर होती है। जिस समय कॉलम के लिए सरिया खड़ी की जा रही है, आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं है, सीध में है कि नहीं है, क्योंकि अगर कोई कॉलम सही लाइन में नहीं है तो ठेकेदार क्या करेंगे कि सरिया मोड़ मार कर उसको सीधा कर देंगे और उसके ऊपर कंक्रीट चढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस दौरान एक तरह से आप उनके सर पर बैठे रहना, बार बार चेक करते रहना ये सब। और अब फुटिंग के लिए कंक्रीट बनता है। यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम, जो साइंटिफिक रेशियो है, जो इंजीनियर लोग रेशियो कहते हैं, वो है कि आप 1 पोर्शन सीमेंट में 1.5 पोर्शन रेत मिलाओ और 3 पोर्शन उसमें रोड़ी होनी चाहिए। यानी अगर हम 1 कट्टा सीमेंट की बात करें तो इसमें लगभग 5 तसले रेत और 10 तसले रोड़ी होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार लोग 1 कट्टा सीमेंट में 7 तसले रेत और 8 तसला रोड़ी डालते हैं, और अगर आप उन्हें ये समझाओ तो वो बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम 20 साल से मकान बना रहे हैं, तुम हमें सिखा रहे हो। तो अगर हो सके तो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करवा के सलाह मशवरे से जो सही रेशियो है उसमें कंक्रीट बनवाएं। सही गहराई की फुटिंग डालने के बाद बारी आती है नींव की। कुछ लोग पत्थर की चिनाई करते हैं नींव में, फिर उसके ऊपर ईंट की चिनाई करते हैं जिसको कुर्सी कहते हैं, और फिर प्लिंथ बीम लगाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लॉट सामने से नीचे हो तो आपको एक ग्राउंड बीम देना चाहिए ज्यादा मजबूती के लिए। और अब ब्रिक वर्क के लिए रेत या डस्ट आपको लाना होगा। डंपर अगर आप लाते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अब प्लिंथ वॉल यानी कुर्सी की चिनाई शुरू होती है, और इसके लिए ठेकेदार लोग अक्सर चटका ईंट मंगाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि चटका ईंट अव्वल ईंट से ज्यादा अच्छी होती है फाउंडेशन में यूज करने के लिए, क्योंकि चटका ईंट ओवर बर्न्ड होती है तो इसका वाटर रेजिस्टेंट ज्यादा होता है अव्वल ईंट से, सीलन में जिससे थोड़ा फायदा होता है, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। प्लिंथ वॉल यानी कुर्सी की चिनाई कंप्लीट होने के बाद अब इसमें प्लिंथ बीम डाला जाता है। अब अगर अभी तक आपके घर के बाहर सीवर लाइन नहीं आई है तो आपको एक सोख्ता यानी सोकपिट बनाना पड़ेगा। क्यूरिंग यानी तराई एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कितना करना है? जब ब्रिक वर्क होता है यानी ईंट की चिनाई का काम, इसमें कम से कम 7 दिन हमें करना चाहिए। आइडियल है कि 10 से 14 दिन आप करें। और जो कंक्रीट है जैसे बीम, कॉलम, छत, मिनिमम 10 डेज तो करना ही करना है। आइडियल है कि आप 14 दिन करें। तो वापस घर बनने के प्रोसेस पे आते हैं। एक बार प्लिंथ बीम बनना कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको वाटर प्रूफिंग करनी है सीलन से बचाव के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए यहाँ पर क्या किया है कि 301 URP का एक कोट किया है और इसके बाद ब्यूटीफिक्स के 2 कोट किए हैं। इस प्रोसेस का सक्सेस रेट काफी अच्छा है। बाकी आप किसी सीलन एक्सपर्ट की सलाह लेके आप वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं। कॉलम बनने के बाद जब वापस उन गड्ढों पे मिट्टी भरी गई तो आपको ठीक से वहाँ पे पानी डालना है, क्योंकि ये पानी से क्या होगा, ये मिट्टी नीचे धंस जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बैक फिलिंग भी होगी और इसके बाद बैक फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपका प्लॉट ज़मीन से नीचे है तो आपको काफ़ी सारी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी बैक फिलिंग करने के लिए।
तो ये अक्सर लोग मिट्टी डालते हैं या किसी के घर का अगर मलबा हो तो वो डाल देते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आपको कुछ रेत टाइप का मिल जाए, इससे सेलन में भी थोड़ा हेल्प मिलती है। और अब कॉलम के लिए मार्किंग करके सही से फर्मा अरेंज करके फिर कॉलम कास्टिंग होगी, कॉलम की भराई। अब कॉलम की भराई का सही प्रोसेस क्या है, इसमें भी कुछ बहस है, तो इसको हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब दीवारें चुनी जाएंगी तो इसके लिए आपको ईंट अरेंज करनी होगी और अब दीवारों की चिनाई शुरू होगी। लेकिन आपको साथ में खिड़की और दरवाजे की चौखटों का भी ऑर्डर देना है, क्योंकि उसको आने में भी 10-15 दिन लगते हैं पूरा। क्योंकि अगर आपकी कुछ बाहर की दीवारें ऐसी जिसमें चौखट नहीं लगेगी तो वो तो पूरी चीनी जाएंगी, लेकिन फिर ऐसी दीवारें आएंगी जिसमें दरवाजे या खिड़की हैं, तो आपको उसके लिए चौखट चाहिए। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस घर के मालिक ने चौखट टाइम पे तैयार नहीं की थी, तो इसलिए फिर सीधे ही उन्होंने लेंटर की तैयारी कर दी। तो अब यहाँ पर लेंटर डाला जाएगा पहले और बाद में फिर इसके ऊपर चिनाई होगी और फिर लास्ट में नंबर आएगा नीचे वाली चिनाई का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपका 2 मंजिला मकान बन रहा है तो आप मेरे ठेकेदार को कहना कि पहली मंजिल पर पहली छत पर ढाल ना दें, इससे आपके टाइल लगाने के दौरान बहुत सारे पैसे बचेंगे। जब छत पे सरिया का जाल बांधा जाए उसके बाद इन पे कवर ब्लॉक लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठेकेदार लोग कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस बात का कि कवर ब्लॉक जरूर लगे। और इसके बाद आपको मटेरियल मंगाना होगा, रेत, रोड़ी, सीमेंट, सरिया, और वहाँ लेंटर डालने से पहले बिजली के पाइप डाले जाएंगे, तो एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन का अरेंजमेंट करके रखें। और अब लेंटर पड़ेगा, शुरुआत में मशीन की पूजा कर लें, धूपबत्ती और थोड़ा मिठाई लेके लेबर लोगों को मिठाई बांट दें। जिस दिन लेंटर पड़ता है अगर आप मालिक हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आपका अपना घर बनने जा रहा है, एक छत पड़ गई है तो अच्छा महसूस होता है। उससे पहले आप बोलते हैं कि मैं प्लॉट में जा रहा हूँ, मैं साइड पे जा रहा हूँ, लेकिन एक बार लेंटर पड़ जाए तो एक घर की फीलिंग आने लगती है। आसपास आपको कोई रिश्तेदार है, कोई शुभ चिंतक है जो आपके लिए अच्छी भावनाएं रखता है, आप उनको बुला सकते हैं। एक छोटा सा सेलिब्रेशन टाइप का आप कर सकते हैं। छत ढलाई के बाद आपको इसमें छोटी छोटी बाउंड्रीज बनानी है जिसको कि भर के आप अच्छे से इसकी तराई कर पाएं। इसके कुछ दिनों के बाद अगर आपका 2 मंजिला मकान है तो आप फिर कॉलम बना के उसमें चिनाई शुरू कर सकते हैं। अब चौखट लगेंगी तो आप चौखट मंगा सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप चौखट देख सकते हैं। साल की चौखट लकड़ी की जो है वो बेस्ट होती है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और चौखट लगाने से पहले उस पर प्राइमर जरूर कर लेना है, अच्छे से प्राइमर करना है। अगर आपने अपने पंडित जी को अपने घर के बारे में बता रखा है तो चौखट में बांधने के लिए आपको कुछ देंगे, तो जिस दिन आपकी चौखट लगेगी उस दिन आप अपनी चौखट पे वो बांध देना। अब देखो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मैं इसमें ज़्यादा क्या बोलूँ। एक और एडवाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बाथरूम बन रहा है, तो बाथरूम में आप इस तरह से नीचे ज़रूर बनवाएं, साबुन वगैरह रखने के लिए बड़े काम आते हैं ये। आपको बाहर से अलग से कुछ लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब दूसरी छत का लेंटर पड़ेगा, इसका प्रोसेस सेम है बट इस बार आपको छत पे ढाल देनी है। और सीमेंट आपको वाटर रेजिस्टेंट वाला यूज करना है जो मार्केट में वेदर शील्ड, वाटर शील्ड करके आते हैं। और फिर से ऐसे पानी भर के अच्छे से छत की तराई करनी है 10 से 14 दिन तक। अब इसके बाद छत पे पैरापेट वॉल बनाएंगे, जो ये बाउंड्री वॉल होती है इसकी हाइट आप कम से कम 3.5 फीट रखना, ये ध्यान रखना। अब आपको मैंने बताया था कि इस घर के मालिक ने चौखट लाने में देर कर दी थी, इसलिए ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क बच गया था। तो अब चौखट आ गई है तो ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क अब कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर जीने के नीचे इतना जो स्पेस है, यहाँ पर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बना के और वो इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए वहाँ पे एक स्पेस बनाया जा रहा है, तो उस स्पेस का एक प्रॉपर अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखो इस स्टेज पे, यानी जब तक के नीचे आपने पक्का मसाला नहीं डाला है, उससे पहले आप दीमक का ट्रीटमेंट अगर कराना चाहें तो करवा सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है। वैसे इतना भी महंगा नहीं है, 100 गज का अगर आपका मकान है तो 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। इसमें ये लोग दीवार के दोनों तरफ ऐसे खुदाई करके पाइप डाल देते हैं, और ये पोरस पाइप होते हैं और 2-3 जगह से इनलेट्स बने होते हैं, तो उसमें दवाई डालते हैं। दवाई यहाँ से पाइप से होके आती है और मिट्टी में मिक्स हो जाती है और इस तरह से दीमक से बचाव होता है। लेकिन ध्यान रखना, दवाई अभी नहीं डालेंगे, दवाई तब डालते हैं जब टाइल वगैरह का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, अभी केवल पाइप्स डालते हैं। फिर फर्श की मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के बाद उस पर मसाला डालते हैं, जिसको कच्चा करना भी कहते हैं। और अब बाहर से प्लास्टर कर सकते हैं। ध्यान रखना, अभी अंदर प्लास्टर नहीं करेंगे क्योंकि बिजली और पानी के पाइप के लिए दीवारों में अभी झिरियां काटी जाएंगी, और अगर अचानक से बारिश आ जाए तो आप इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। बाहर से प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग के पाइप डाले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन की तो आपने व्यवस्था कर रखी है, याद है लेंटर के टाइम पे, लेकिन प्लम्बर भी अब आपने अरेंज करना है, अच्छा प्लम्बर। लेकिन दोनों में से पहले बिजली वाले आके झिरिया काट के पाइप डालेंगे, क्योंकि जो प्लम्बिंग के पाइप हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें बिल्कुल छेद नहीं होना चाहिए। पानी वाले पाइप में अगर गलती से हथौड़ा चल के छेद हो गया तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली वाले पाइप मैनेज हो जाएगा।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, अंदर प्लास्टर होने से पहले जहां जहां पे पानी और बिजली के पाइप डले हैं आप फोटो ले लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी आपको ड्रिल करना पड़ जाए तो आपको एग्जैक्टली पता रहे कि कहां पे पानी और बिजली के पाइप हैं और उनमें छेद न हो। मुमटी में चढ़ने के लिए आपको ऐसे लोहे की सीढ़ी बनवानी होगी और पानी की टंकियां पहले मंगवा लें, जिससे कि आप पाइप्स में पानी चला के ये देख लें कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अब देखो, वैसे गेट का काम थोड़ा रुक के होता है, क्योंकि एक बार बाहर थोड़ा मार्बल टाइल का काम हो जाए तो ये पता होता है कि एग्जैक्टली कितनी हाइट पर गेट लगेगा। लेकिन इस घर के मालिक ने गेट पहले बनवा लिया और इसका रीजन ये था कि तार वगैरह अब यहाँ पे डलेंगी और तार चोरी होने का खतरा बहुत होता है, तो इसीलिए गेट वो पहले लगवा रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पे रह के चौकीदारी भी करेंगे और अब फॉल सीलिंग का काम शुरू होगा। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिशियन और फॉल सीलिंग वाले के बीच में एक तालमेल रखना है, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिशियन कहते हैं कि एक बार फॉल सीलिंग का फ्रेम डल जाए तो हमें कॉल कर देना, हम कॉब लाइट कंसील लाइट के लिए पाइप्स डाल देंगे और उसके बाद तब फॉल सीलिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अभी एसी की पाइप्स भी डाल देंगे तो ये बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा ओपन स्पेस है तो यहाँ पे आप पीवीसी के पैनल की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और आपको याद है मैंने क्या कहा था कि जो इसके घर के मालिक हैं वो यहाँ पे चौकीदारी करेंगे, क्योंकि बिजली की तार, एसी की तार डल गई हैं और उनके चोरी होने का बहुत खतरा होता है। तो क्या तरीका है इससे बचने का? यही है कि यहाँ पे चौकीदारी करो। और इसीलिए इस घर के ओनर ने डिसाइड किया कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है वो रात में यहीं स्टे करेंगे। और अब आपने एक अच्छा पेंटर अरेंज करना है और टाइल वर्क से पहले पुट्टी करवानी है। और अब टाइल्स लगेंगी तो इसके लिए आपको टाइल्स मंगवानी होंगी। अपने बजट के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से आप टाइल्स मंगवा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना टाइल्स पे आप सोच समझ के अच्छा टाइम लेके आप टाइल्स लें, क्योंकि देखो कलर तो चेंज हो जाता है लेकिन टाइल्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आप अच्छी रिसर्च करें। वैसे अगर आप चाहें तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि अच्छी टाइल्स आप कैसे परचेज करें अपने बजट में। और अब टाइल्स लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब यहाँ पे आप ये डस्ट और ये रेत का ढेर देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस समय छत बनाई गई उस समय छत पर ढाल दे दी, तो अब वो ढाल मैनेज करने के लिए इतना सारा डस्ट डाला जा रहा है। अब आप सोचो, डस्ट में अलग पैसे खर्च हुए और छत पे अलग सा फालतू का लोड बढ़ रहा है। यहाँ पे एक और एडवाइस, सीढ़ियों पे बिल्कुल भी ढाल न दें। अक्सर ये लोग 2-3 डिग्री का ढाल दे देते हैं, ये बोल के कि अगर पानी गिर गया तो पानी आराम से निकल जाएगा, लेकिन पानी का निकलना जरूरी है या कोई फिसले ना, वो ज्यादा जरूरी है। और जो ओपन स्पेस है उसमें आप इस तरह से मार्बल लगवा सकते हैं। अब आपको याद है कि दीमक के लिए पाइप्स डाले गए थे, तो ये लोग कहते हैं कि एक बार टाइल वर्क कंप्लीट हो जाए तो हमें बुला देना, तो अब इनको बुलाया है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये इनलेट्स बने होते हैं घर में 2-3 जगह पे ऐसे इनलेट्स हैं, तो यहाँ से दवाई इंजेक्ट करते हैं मशीन की हेल्प से और वो दवाई अंदर पाइप में चली जाती है। ऐसा ये लोग कहते हैं कि आप 3 साल में एक बार करवा सकते हैं। और अब बिजली फिटिंग का प्रोसेस शुरू, तो बोर्ड, बटन जहाँ जहाँ पे ये सब लगने हैं अब ये सब लगाए जाएंगे। देखो, लाइट सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, तो कौन से कलर में, यानी नेचुरल वाइट, वार्म वाइट किस कलर में लगेंगी, कितनी लगेंगी, इन सब का अपना अलग हिसाब किताब है। तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि इसकी प्लानिंग आपको एडवांस में करनी है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन आपके सर पे बैठा हो और आप वहां पे सोच रहे हो कि कौन सा कलर मुझे चाहिए, तो पहले से ही आप बिल्कुल प्लानिंग करके रखें कि मुझे कितनी लाइट चाहिए, किस कलर में चाहिए, क्या क्या। ठीक है। अब यहाँ पर रैंप बन रहा है। अब देखो, रैंप तो वैसे यहाँ पे ग्रेनाइट का बन रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पे ये लग रहा है और नॉर्मली आपको दिक्कत नहीं होगी ऊपर नीचे चढ़ने में, लेकिन जो कोई बुजुर्ग आ गया या कोई ऐसा जिसको इसमें चलने की आदत नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेस्ट सुझाव है कि थोड़ा इसमें जैसे सीढ़ी टाइप का जैसे स्टेप्स होते हैं ना, वो बनवा दे चढ़ने उतरने के लिए, वो ज़रूरी है। देखो, अगर आपका 2 मंजिला मकान है और आपकी एक ही मेन किचन है किसी एक फ्लोर पे, तो दूसरे फ्लोर पे आप ये ज़रूर करना कि एक छोटी सी इतनी किचन हो कि वहाँ पे चाय वगैरह बना सकें, ये बहुत काम आती है। खैर, मेन टॉपिक यहाँ पर यह है कि किचन आप कैसे बनवाएं, कारपेंटर मेड किचन बनवाएं या मॉड्यूलर किचन बनवाएं। देखो, अगर आपका बजट एकदम खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉड्यूलर किचन में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा कारपेंटर मिल गया तो आप एक अच्छी रिसर्च करके आप कारपेंटर मेड किचन बनवाएंगे तो आपका आधे से ज़्यादा पैसा बचेगा। इस घर में कारपेंटर मेड किचन बने, देखो कितनी सुंदर किचन बनी है ये, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हो। और किचन के काम से इंप्रेस होकर ओनर ने उन्हें कबर्ड बनाने का भी कॉन्टेक्ट दिया और 2 कबर्ड बनाई हैं, एक स्लाइडिंग डोर वाली, एक पल्ले वाली, दोनों ही बेहतरीन बनी हैं। और अब पेंट और पॉलिश का प्रोसेस शुरू होता है। देखो, अपने बजट और अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा। पहली बात तो यह है कि कभी भी फोटो देख के कलर सेलेक्ट ना करें। 90% चांस ये है कि फोटो में आपको जो कलर अच्छा दिखेगा वो एक्चुअल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो सिंपल रूल याद रखें कि रूम के अंदर का कलर आप वाइट या वाइट का कोई शेड कराएं, इससे रूम्स खुले खुले बड़े बड़े दिखते हैं, रोशनी भी रूम में अच्छी दिखती है और रूम लग्जरी दिखता है।
फॉल सीलिंग का डिजाइन बिल्कुल सिंपल रखना और इस तरह से आप कलर करवा सकते हैं। जहां तक दरवाजे और खिड़कियों की बात है तो ये लकड़ी में भी बनते हैं, बोर्ड में भी और पीवीसी में भी बनते हैं। अभी आपके बजट के ऊपर है कि आप क्या अप्रोच लेके चलते हैं, लेकिन लोग अक्सर मिक्स्ड अप्रोच लेके चलते हैं कि जो घर का मेन डोर है, खिड़कियां हैं, इस सागवान में रखते हैं, बेडरूम वगैरह के डोर्स बोर्ड में बनाते हैं और बाथरूम के डोर पीवीसी में बना देते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप, दरवाजे और खिड़कियों पे पेंट या पॉलिश करना। देखो, आप पेंट करते हैं या पॉलिश करते हैं, ये टोटली आपके बजट के ऊपर है, क्योंकि दोनों के खर्चे में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। पॉलिश करना बहुत महंगा पड़ता है अगर आप अच्छी क्वालिटी की पॉलिश करें, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। अब जो इस घर के ओनर हैं, उन्होंने पॉलिश करवानी थी, लेकिन जो प्रोफेशनल पॉलिश करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक अमेजिंग काम किया। पहले इन्होंने खुद पूरा प्रोसेस सीखा कि कैसे कहाँ पे अपॉक्सी लगती है, कितने नंबर की घिसाई करनी चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस सीखा। इसके बाद जो पेंटर थे उन्हीं को कहा कि तुम पॉलिश करो। 500 रुपये रोज़ के किराए पे एक स्प्रे मशीन ली और खुद ही पूरा पॉलिश किया, और क्या शानदार रिजल्ट आया। लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा था, अगर गड़बड़ हो जाती तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते। और अब आप नल वगैरह लगवा सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे पहले नल लगे थे, लेकिन बाद में ये सोचा कि यहाँ पे डाइवर्टर लगाया जाए, तो प्लम्बर ने बढ़िया काम किया, डाइवर्टर लगा दिया वहाँ पे नल हटा। जहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह लगवाना है, वैनिटी वगैरह, ये सब आप अब लगवा सकते हैं। टॉयलेट सीट में एक साइफोनिक आती है, एक पुश डाउन आती है। साइफोनिक थोड़ा महंगी होती है, बट मुझे लगता है कि वो बेटर होती है। बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर सर्दियों के मौसम में ही आप गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको गीजर भी अभी इंस्टॉल करवा लेने चाहिए। किचन चिमनी जरूर लगवा दे, क्योंकि उसके बिना किचन यूज नहीं करना चाहिए, पेंट वगैरह खराब होता है। फैन भी आप लगा सकते हैं। फैन दो टाइप के आते हैं, एक जो नॉर्मल एसी मोटर वाले आते हैं और एक जो आजकल BLDC फैन चल रहे हैं। अगर आप BLDC फैन लगा रहे हैं तो बिजली फिटिंग के दौरान आप रेगुलेटर न लगाएं, उनका कोई यूज नहीं है, आपको निकालने ही पड़ जाएंगे, वो पैसे बर्बाद होंगे आपके। और आपको याद है, चिनाई के दौरान मैंने कहा था कि आप बाथरूम में ऐसे नीश बनवाएं, और देखो कितने काम का है ये। इसके बाद पर्दे की रॉड और पर्दे लगाने होते हैं। अगर आपके घर में ड्रिल मशीन है और आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं, दिमाग चला सकते हैं, तो खुद लगाएं, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बाकी पर्दे और रॉड लगाने के लिए मार्केट में प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और अब रेलिंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। देखो, तरीका वैसे यह है कि पहले अगर फर्नीचर आपको ऊपर के फ्लोर में लेके जाए तो पहले फर्नीचर लेके चले जाएं और फिर रेलिंग लगाएं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि आपको नया फर्नीचर खरीदना है और अभी अभी मकान बना है, बजट नहीं है, तो फिर फर्नीचर लोग बाद में परचेज करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ियों में आप ऐसे स्टील की रेलिंग लगा सकते हैं और फ्रंट की तरफ आप ऐसे कांच की रेलिंग लगा सकते हैं। बाकी अपने बजट के ऊपर है, अगर आपको हर जगह स्टील रखना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग तो सीढ़ियों में भी ग्लास लगाते हैं, वो आपके अपने बजट के ऊपर है। बट बेस्ट अप्रोच है सीढ़ियों में स्टील की रेलिंग और फ्रंट पे ग्लास रेलिंग। और ये लुक आ रहा है घर का फ्रंट से। और अब आप एक शुभ दिन देख के गृह प्रवेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ ज्ञान दिया होगा और आपको अब आइडिया लग गया होगा कि घर कैसे बनता है। आपको आपके भविष्य के घर के लिए शुभकामनाएं।